निकल रहा है और भारत का टैंकर निकल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और उन्होंने कहा कि माय डियर फ्रेंड, और ये कहते हुए ही अमेरिका ईरान ने भारत के टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने की अनुमति दे दी। 2 टैंकर उनके पहुंच Just this चुके हैं। morning, India's और भी Reliance टैंकर confirmed it's like one of the largest industrial conglomerates in India. They just purchased 5 million barrels of Iranian formerly sanctioned oil, a bunch of ships that just passed through the Straits of Hormuz straight on their way to New Delhi. All right. And so the Indians, again, look, it's not just my heritage. I just respect the way these people conduct business. They're like, look, we're not with America. We're not with Russia. We're in it for us. There's cheap oil on the market. We're going to buy it. What did they do? They're not party to the war. They called the Iranians up. Modi's like, my dear friend, the president of Iran. Every leader is his dear friend. He calls them up and he's like, hey, I need my ships through. I need oil. They're like, okay, no worries. Although I think the U.S. also gave them the green light. No, that too. But I'm saying if you put all this together, you can clearly very see here that other countries are exploiting and going end loops, to the extent that they can around the United States. So what does Iran feel? They're in the pole position. They're able to command the strait. They're able to demand, in some cases, there are reports of people paying $2 million for passage, which is approximately $1 per barrel. Easy. They'll be able to reclaim that in an insurance surcharge later on down the line. They actually अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि विदेशी मीडिया, फॉरेन मीडिया ये चला रही है, ये कौन सा पॉलिसी है? मोदी फोन करता है ईरानी राष्ट्रपति को, माय डियर फ्रेंड, और उनका सारे लोग सारे डियर फ्रेंड हो जाते हैं, उनके फ्रेंड हो जाते हैं। मोदी ने फोन किया और कहा कि मुझे मेरा टैंकर रिलीज कर दो, और उनका टैंकर रिलीज कर दिया इमीडिएटली। तो चाइना का टैंकर रिलीज हो रहा है, भारत का टैंकर रिलीज हो रहा है, और इसकी चर्चा फॉरेन मीडिया में हो रही है, तो एक बात तो मान करके चलिए, मोदी की आलोचना करने के विषय अलग हैं, आलोचना की जा सकती है। इस मुद्दे पर मैं कल बात करूंगा कि मोदी कैसे डरा रहे हैं देश को, लेकिन उस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में। लेकिन एक बात तो समझिए कि मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया और इनका दोनों टैंकर रिलीज हो गया। कुछ तो बात होगी। फॉरेन मीडिया कह रही है कि भारत उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा है, सारे दोस्त हैं, उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है। वही पंडित नेहरू का नॉन अलाइन मूवमेंट का खेल है, हम किसी के साथ नहीं हैं और हम सबके साथ हैं। मतलब हम किसी गुट में नहीं हैं, ना दक्षिण में है, ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना लेफ्ट में है, ना राइट में है। हम किधर भी नहीं है, नहीं तो हम सब जगह हैं, सबके साथ हैं। ये जो फिलॉसफी है, भारत उसी मार्ग पर चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, आप यकायक खड़े हो जाइए ईरान के साथ और इजराइल को आप धोखा दे दीजिए। ये कौन सी रणनीति बनाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। ये कौन सी नीति लेके आ रहे हैं कि नहीं, इजराइल जो आपके साथ हमेशा हर युद्ध में खड़ा रहा, आज इजराइल के सहयोग के बिना आपकी सामरिक शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। लेकिन आप इजराइल को धक्का देने में लगे हुए हैं। अमेरिका की तो बात समझ में आती है, लेकिन इजराइल को क्यों धक्का देने में लगे? इसलिए धक्का देने में लगे हैं, वहां आपका नैरेटिव थोड़ा सा सूट कर रहा है, आपके वोट बैंक को थोड़ा सा कंसोलिडेशन का आपका खेल चल रहा है। ये चलता रहेगा आपका। लेकिन अब जरा उस नैरेटिव को कैसे काउंटर कर रहे हैं मोदी, जरा वो देखिए। अगर मोदी रसिया की यात्रा करते हैं तो राहुल गांधी का जो वो वोट बैंक है जिसके ऊपर वो दावा कर रहे हैं, है कि नहीं है कहना मुश्किल है, वो वोट बैंक रसिया को बड़ी इज्जत करता है। रसिया को इज्जत करता है। क्यों इज्जत करता है? क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और इजराइल के भी समर्थन में पूरी तरह से खड़ा नहीं है। रसिया एक ऐसा देश है, जैसे ही हमला हुआ खमेनी के ऊपर, सार्वजनिक रूप से पुतिन ने कहा कि यह बहुत ही गलत हुआ है। चाइना ने भी सोच समझ करके बोला, लेकिन रसिया खुलेआम बोला कि यह बहुत ही गलत हुआ है, ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, यह गुंडागर्दी है अमेरिका की, खुल करके बोला। और उधर रसिया ईरान को अंदर खाने पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। कहानी यह है। चाइना भी समर्थन कर रहा है। जानकारी इस बात की है डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप चूंकि फंस गए हैं ईरान युद्ध में, पूरी तरह से फंस गए हैं,
अमेरिका, मैंने कहा ना कि अमेरिका अगर इस युद्ध को और एस्केलेट किया तो ये तबाही की कगार पर खड़ा है, तबाही हो जाएगा अमेरिका। ये अमेरिकी साम्राज्य खत्म होने वाला है। और तभी मेरा एक शो था, आपने देखा होगा कि जब मैंने कहा कि ईरान ने तारीख लिख दी है अमेरिका के खात्मे की। अमेरिका उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप, मुझे तो लगता है कि निक्सन जैसे कहीं इम्पीच ना हो जाए। याद कीजिए 1970 में, 70-71 का दौर, जब वियतनाम में इनकी जबरदस्त हार हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था निक्सन के साथ। वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नहीं संभाला तो अमेरिका में इम्पीच हो सकते हैं। और ये उनका मिड टर्म ईयर है, मिड टर्म इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर नवंबर में। तो ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, बल्कि पैर कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया है, मारा नहीं, उन्होंने कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया। इंटेलिजेंस के लोग कह रहे हैं, डिफेंस के लोग कह रहे हैं कि ईरान आपके ऊपर कोई हमला नहीं करने जा रहा, आप खामखा ईरान पर हमला करके डिविएट करना चाहते हैं। क्या डिविएट करना चाहते हैं साहब? एप्स्टीन फाइल की गंदगी को डिविएट करना चाहते हैं। आपने अपने यहां जो आपके खिलाफ इतना घिनौना वातावरण बन रहा था, एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके की आपकी संलिप्तता है पूरे अमेरिकन, जबकि मैंने इसके लेकर के एक पहले भी शो किया है, आप देख सकते हैं उसको, कि अमेरिका में अब इस तरह की कुरीतियां बहुत न्यू नॉर्मल हो गया है, न्यू नॉर्मल हो चुका है। नेताओं का व्यभिचार, खास करके सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल व्यभिचार न्यू नॉर्मल हो गया है अमेरिकी समाज के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ट्रंप के खिलाफ यह माहौल बन रहा था बड़ी तेजी से एप्स्टीन फाइल का। अब उससे मामले को डेविएट करने के लिए आपने बिल्कुल ऐसे लोगों की जान ली है, ऐसे लोगों की जान ली है, बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की। ये आपको रुलाएगा माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब, रुलाएगा आपको। यह बात सही है कि ऑर्थोडॉक्स, ईरान का जो ऑर्थोडॉक्स पहलू है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, यह भी सही है। जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना जरूरी है, यह सही है। और वो इस्लामिस्ट समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे खुद को परिवर्तित कर रहे हैं, खुद वो मानवीय जीवन की मुख्य धारा में कैसे आया जाए, कैसे सहिष्णु बना जाए, कैसे परस्पर विरोधी, परस्पर अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ अपने जीवन को कैसे सहज बनाया जाए, इसके लिए इस्लामिक लोग जो हैं, इस्लाम को मानने वाले, अब तेजी से